जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल HGPS विथ भूबी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक होगा 1857 के क्रांति से संबंधित सभी प्रश्न। तो जैसा कि हमने बोला, इस वीडियो में हम लोग आज सभी प्रश्न को कवर करने वाले हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले यानी कि प्रश्न चालू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आज का लेक्चर होने वाला है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। चाहे वो भारत का कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम हम लोग कहते हैं यूपीएससी। तो यूपीएससी के पर्पज़ से भी देखा जाए तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे वो यूपीएससी के अलावे स्टेट का पीएससी हो, जैसे कि बीपीएससी हो, यूपी पीएससी हो, एमपी पीएससी हो, चाहे जो भी स्टेट का पीएससी हो। इसके बाद एसएससी, रेलवे, इसके अलावा कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना देर किए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं अपने इस 1857 के क्रांति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो शुरुआत करते हैं दोस्त। पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो आपका आंसर आएगा बहादुर शाह जफर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो के पीडीएफ में मैंने पहला आंसर हुआ बहादुर शाह जफर, तो उनसे रिलेटेड 2-3 पॉइंट हमने लिख डाला है। इस 2-3 पॉइंट को यदि आप पढ़ लेते हैं तो बहादुर शाह जफर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। तो अब बात करते हैं इनका कार्यकाल क्या था मुगल शासक में। तो ये मुगल शासक थे, इनका कार्यकाल था 1837 से 1857। और मैं आपको बता दूं कि ये मुगल शासक के अंतिम शासक थे, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई। इनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में रंगून जगह पे हुई। और मृत्यु के बाद इनका मकबरा कहाँ है? तो मृत्यु के बाद इनके मकबरा को रंगून में ही बना दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों का पहला प्रश्न खत्म हो चुका है। तो बहादुर शाह जफर से रिलेटेड हम लोगों ने 4 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा और इस मकबरा रंगून में देखते हुए हम लोगों ने ख़त्म किया बहादुर शाह जफर को। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री एवं विपक्ष के नेता कौन थे? मेरे दोस्तों, जैसे कि भारत में अभी हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उसी प्रकार से विपक्ष के भी कोई नेता होंगे। तो विपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी हैं। इसी प्रकार से जब 1857 का विद्रोह चल रहा था तो उस समय में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे और सामने विपक्ष के नेता थे। तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, उनका नाम इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपका जवाब आएगा ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन थे, यानी कि आपका आंसर होगा लॉर्ड पामर्स्टन। और विपक्ष के नेता डिजरेली साहब थे। विपक्ष के नेता कौन थे? तो डिजरेली साहब। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 कहता है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1857 का विद्रोह हुआ, यानी कि उस समय के भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर आएगा लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग से जुड़ी हुई हम लोग 2-4 पॉइंट को समझ लेते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे, उनका कार्यकाल था 1856 से 1862। कितना था? 1856 से 1862। अब बात करते हैं कि 1856 से 1858 तक 1856 से 1858 तक लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे।
यानी कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कैनिंग 1858 तक, यानी 1856 से 1858 तक विद्यमान रहे, जो कि ये भारत के गवर्नर जनरल के अंतिम व्यक्ति थे। उसके बाद बोलेंगे आप कि 1858 के बाद ये किस पद पर नियुक्त हुए, तो हम आपको बतलाएंगे कि 1858 से लेकर 1862 तक लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के वायसराय के रूप में काम किए। यानी हम कह सकते हैं कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो आपका जवाब आएगा लॉर्ड कैनिंग, जो कि ब्रिटिश के थे। इनका कार्यकाल था 1858 से 1862। अब बात करते हैं कि जब लॉर्ड कैनिंग 1856 में आए तो कौन से अधिनियम लेकर आए थे। तो सबसे पहले उन्होंने जब 1856 में गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त हुए तो उन्होंने सैनिक अधिनियम एक निकाला। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ये भी कह दिए कि ये जो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर हैं, उनके बाद कोई भी मुग़ल शासक अपने आप को बादशाह नहीं कहेंगे। तो सवाल बनता है क्या कहेंगे, तो आपका जवाब होगा वो अपने आप को बादशाह के बजाय राजा या शहजादा कहेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बहादुर शाह जफर के बाद कोई मुग़ल अपने आप को बादशाह के अलावा क्या कहेंगे, तो राजा या शहजादा। ये कथन किनका था, तो लॉर्ड कैनिंग का था। अब बात करते हैं ये दो अधिनियम के बाद कि लॉर्ड कैनिंग और क्या किए। तो एक था हिंदू विधवा पुनर्विवाह। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किनके द्वारा लागू किया गया, तो आपका जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 जो था कि भारत के गवर्नर जनरल विद्रोह के समय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग को हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में समझ लिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग का प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 4। 3 तो हम लोगों ने देख लिया। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग अपने प्रश्न संख्या 4 पे। तो प्रश्न संख्या 4 है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश सेनापति कौन थे। तो आपका जवाब आना चाहिए मेरे दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल थे। लेकिन अपने दिमाग में एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जब 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ तो उस समय सबसे पहले ब्रिटिश के सेनापति जो थे वो जॉर्ज एनिसन थे, लेकिन बाद में कैंपबेल के द्वारा इस विद्रोह को चलाया गया था। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है हिंदू मुस्लिम एकता। यानी कि हिंदू और मुस्लिम जो थे उन दोनों का एकता इस विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6। तो 1857 के विद्रोह के समय इसका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो आपका आंसर आएगा प्रतीक चिन्ह चपाटी और लोटस था। चपाती और लोटस यानी कि रोटी और कमल। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है कि 1857 के विद्रोह के समय प्रतीक चिन्ह क्या था, तो रोटी और कमल या चपाती और लोटस। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था। तो इन्होंने अपना मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया, तो इलाहाबाद को। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन थे एवं किनके द्वारा 1857 नामक पुस्तक की रचना की गई है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मेरे दोस्तों
कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसे व्यक्त करने के लिए सरकारी इतिहासकार के रूप में किसे चुना गया और 1857 नामक पुस्तक का रचना किनके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों एसएन सेन। एसएन सेन साहब वो सकते जिनके द्वारा 1857 नामक पुस्तक की रचना भी की गई और इन्हीं को सरकारी इतिहासकार के रूप में नियुक्त भी किया गया। चलिए दोस्तों, एक बात और हम जान लेते हैं कि एसएन सेन साहब का क्या मानना था इस विद्रोह को लेकर। तो एसएन सेन साहब जो थे उनका कहना था कि 1857 का विद्रोह जो है वो धर्म को लेकर प्रारंभ हुआ, लेकिन इस विद्रोह की समाप्ति प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में हुई। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में आ चुका है मेरे प्यारे भाइयों। किनका कथन है कि 1857 का विद्रोह धर्म को लेकर प्रारंभ हुआ, लेकिन प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में इसकी समाप्ति हुई? तो इसका आंसर था एसएन सेन। एसएन सेन साहब का ये कहना था। तो प्रश्न संख्या 8 को हम लोगों ने अच्छे से देख लिया और एसएन सेन साहब के बारे में भी एक पॉइंट अच्छे से हम लोगों ने नोट कर लिया। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप यदि लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9। 1857 का विद्रोह न तो राष्ट्रीय है न तो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है, ये किनका कथन था? प्रश्न संख्या 8 आपसे न पूछ रहा है कि 1857 का विद्रोह न तो राष्ट्रीय है न तो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है, ये किनका कथन था? तो आपका जवाब आएगा आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। किस अंग्रेज का मानना था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? किस अंग्रेज का मानना था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो आपका आंसर आएगा डिजरेली। तो डिजरेली के बारे में हम लोगों ने देख चुका हूं पहले ही कि डिजरेली कौन थे। तो डिजरेली जब 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ उस समय के ब्रिटिश के विपक्ष के नेता थे, यानी पामर्स्टन साहब के विपक्ष के नेता हुआ करते थे डिजरेली साहब। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 9 और 10 का आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। 11 क्या कहता है? 1857 का विद्रोह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है। किस अंग्रेज वैज्ञानिक का यह कथन था? दोस्तों, 1857 का विद्रोह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है, ये कथन किस अंग्रेज वैज्ञानिक का था? तो आंसर होगा टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स साहब का ये कथन था। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। 12 कहता है कि 1857 का विद्रोह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ कथन है, अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है। किसका कथन था? यानी कि हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र, ये कथन किनका था? तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। 1857 का विद्रोह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है, ये कथन जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर साहब का था। ये दोनों कौन थे? तो अंग्रेज के वैज्ञानिक थे, यानी अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह है, किसका कथन था? तो आंसर है जॉन सीले, मार्लेसन और ट्रेवेलियन। जॉन सीले, मार्लेसन और ट्रेवेलियन जो थे ये अंग्रेजी वैज्ञानिक थे मेरे दोस्तों, और इन्हीं तीनों का कहना था कि ये जो 1857 का विद्रोह है या क्रांति है ये एक सिपाही विद्रोह है। चलिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 14।
1857 के विद्रोह को शुरू होने का क्या कारण था? मेरे दोस्तों, ये बहुत वीवीआई लाइन है कि आखिर किस कारण से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। आपके सामने ये प्रश्न भी है। तो इसका आंसर होगा चर्बी युक्त कारतूस का राइफल में शामिल होना। यानी 1857 के विद्रोह का शुरू होने का क्या कारण था? तो चर्बी युक्त कारतूस का राइफल में शामिल होना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है चर्बी युक्त, यानी कि चर्बी तो शामिल कर दिया गया, लेकिन किसका चर्बी? तो गाय और सूअर का चर्बी, जिसी के वजह से आगे 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो गया था। ये हम लोगों ने अपने टॉपिक में अच्छे से पढ़ चुका हूं। अब प्रश्न संख्या 15 कहता है कि किस राइफल में चर्बी युक्त राइफल को शामिल किया गया था? यानी कि ये जो चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग हुआ था, ये किस राइफल में किया गया था? तो आपका जवाब आएगा एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 14 और 15 का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बना है मेरे दोस्तों एग्जाम में कि ये जो एनफील्ड राइफल था पहले, उसको किस राइफल के जगह पे शामिल किया गया था? तो एनफील्ड राइफल को ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर शामिल किया गया था। किसके स्थान पर? ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर। यानी पहले ब्राउन बेस राइफल इस्तेमाल में लाया जाता था और उसके बाद एनफील्ड राइफल। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग, जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग को किसके द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो इसका आंसर होगा मंगल पांडे। मेरे प्यारे दोस्तों, मंगल पांडे एक हिंदू व्यक्ति थे और ब्राह्मण थे, साथ ही साथ पंडित थे। तो मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल से ही 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग को गोली मारकर हत्या कर दी है। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के, किस छावनी के व्यक्ति थे? ये सिपाही थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद कर लीजिए, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के 34th नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। यानी कि मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर छावनी के 34th नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, जिन्होंने 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग को एनफील्ड राइफल से गोली मारकर हत्या कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। मंगल पांडे को कब फांसी पर लटका दिया गया? तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे ऐसे प्रथम नेता हुए जिन्हें 1857 के क्रांति प्रारंभ होने से पहले ही उन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि कौन ऐसे व्यक्ति हुए या कौन ऐसे सिपाही हुए जिनकी मौत 1857 के विद्रोह से पहले हो गई? तो मंगल पांडे, जिनकी मौत 8 अप्रैल 1857 को हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो उत्तर होगा आपका मेरठ से। मेरठ उत्तर प्रदेश, मेरठ से 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि मेरठ से कब प्रारंभ हुआ और किसके द्वारा? तो 10 मई 1857 को 20 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही के द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ से सर्वप्रथम 1857 का विद्रोह का शुभारंभ कर दिया जाता है मेरे दोस्तों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19। दिल्ली से 1857 का विद्रोह का शुरुआत कब हुई या कब हुआ?
तो दिल्ली से 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 12 मई 1857 को हो गई। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि दिल्ली से किनके द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था? तो बहादुर शाह जफर के द्वारा। और यहाँ से सैन्य नेतृत्व किन्होंने संभाला था? तो बख्त खां ने। हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था इसको अपने टॉपिक में कि दिल्ली में कब प्रारंभ हुई थी, किनके द्वारा प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई, किनके कहने पर मुगल बादशाह मान गए थे, वहाँ से सैन्य नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था। ये सब हम लोगों ने अच्छे से अपने टॉपिक में कवर कर चुके हुए हैं हम लोग पहले से ही, तो इसीलिए उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वैसे अभी भी हम आपको अच्छे से बता दे रहे हैं। चलिए अब प्रश्न है अगला 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? 1857 के विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा दबा दिया गया दिल्ली में? तो 1857 के विद्रोह को दिल्ली में किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा दबा दिया गया? तो आपका आंसर होगा हडसन के द्वारा। तो मेरे दोस्तों अच्छे से सुनिएगा इसको। जब 1857 का विद्रोह दिल्ली में प्रारंभ हो गया था तो अंग्रेज के द्वारा 2 अधिकारी निकलसन और हडसन के रूप में दिल्ली भेजा गया था, जिसमें विद्रोह को दबाने के क्रम में निकलसन की मौत हो जाती है और सितंबर 1857 यानी कि 1857 के सितंबर माह आते आते हडसन के द्वारा दिल्ली में विद्रोह को दबा दिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 देख लिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 21। कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा नाना साहेब। कब प्रारंभ हुआ इनके द्वारा नेतृत्व? तो जून महीना में। अब नाना साहेब से जुड़ी हुई 2-3 पॉइंट को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। नाना साहेब का मूल नाम क्या था? धोंधू पंत। मेरे दोस्तों नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो धोंधू पंत। और कानपुर से सैन्य नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो तात्या टोपे। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। यानी कि रामचंद्र पांडुरंग किनका नाम था? तात्या टोपे। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि कैंपबेल के द्वारा किस जगह पर नेतृत्व को दबाया गया? तो आंसर होगा कानपुर। आगे पढ़ेंगे कि हम लोग अवध में भी कैंपबेल के द्वारा ही विद्रोह को दबाया गया और कानपुर में भी कैंपबेल के द्वारा विद्रोह को दबाया गया। अब प्रश्न संख्या 22। 1857 के विद्रोह के समय किस सैनिक की मौत उनके अपने ही मित्र की छल से कर दी जाती है? इसका आंसर होगा तात्या टोपे। इनके मित्र का नाम क्या था? मान सिंह। तो मान सिंह इनके परम मित्र थे जिनके द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है छल से। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 23। सती चौरा कांड का संबंध किससे है? कुछ दिन पहले एग्जाम में आया हुआ था ये प्रश्न। सती चौरा कांड का संबंध किससे है? तो सती चौरा कांड का संबंध 1857 के क्रांति से है। तो 1857 के क्रांति के किस क्षेत्र से है? तो कानपुर के क्षेत्र से है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 24। अवध एवं लखनऊ के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के द्वारा इस क्षेत्र से नेतृत्व किया गया था। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। इनके पुत्र का नाम बिरजिस कादिर था और इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का काम कैंपबेल के द्वारा किया गया। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि अवध और लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए सर्वप्रथम हेनरी लॉरेंस को भेजा गया था, लेकिन विद्रोह दबाते समय हेनरी लॉरेंस साहब की मौत हो जाती है, जिसके बाद कैंपबेल यहाँ आते हैं और संपूर्ण रूप से लखनऊ में विद्रोह को दबा देते हैं।
उसके बाद दोस्तों जब विद्रोह को दबा दिया जाता है कैंपबेल के द्वारा, तो विद्रोह दब जाने के क्रम में ही बेगम हजरत महल वहाँ से भागकर नेपाल भाग जाती है और इनके साथ साथ कानपुर के जो साहेब थे नाना साहेब, वो भी अपने क्षेत्र से भागकर नेपाल चले जाते हैं। यानी कि बेगम हजरत महल और नाना साहेब विद्रोह दब जाने के क्रम में अपने क्षेत्र से भागकर नेपाल चले जाते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 25। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। प्रश्न संख्या 25 जो है, 1857 के विद्रोह में सबसे अधिक सैनिक किस क्षेत्र से भाग लिया था? 1857 के विद्रोह में सबसे अधिक सैनिक अवध के क्षेत्र से भाग लिया था। कहाँ से मेरे दोस्तों? अवध के क्षेत्र से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व फैजाबाद शहर से किन्होंने किया था? तो फैजाबाद शहर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्लाह के द्वारा किया गया था। ये मौलवी अहमद उल्लाह जो थे ये दक्षिण भारत के थे, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1857 के विद्रोह का प्रभाव दक्षिण भारत में बिल्कुल भी नहीं पड़ा था। और ये मौलवी अहमद उल्लाह उसी दक्षिण भारत के थे जिन्होंने फैजाबाद से वर्तमान के अयोध्या से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और ये मौलवी अहमद उल्लाह ब्रिटिशों का सबसे बड़ा दुश्मन था। साथ ही साथ ब्रिटिश ने इन्हें अदम्य साहसी, निर्भीक और निडर बताया था। मौलवी अहमद उल्लाह से जुड़ी हुई पॉइंट को हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, ब्रिटिशों के द्वारा 50,000 का इनामी कौन था? तो इसका भी आंसर होगा मौलवी अहमद उल्लाह। फैजाबाद में विद्रोह को कैंपबेल के द्वारा दबाया गया। क्वेश्चन बना था कि फैजाबाद वर्तमान के अयोध्या में 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा दबाया गया? तो कैंपबेल के द्वारा, जिन्होंने कानपुर और लखनऊ के क्षेत्र में भी विद्रोह को दबाने का काम किया था। और मौलवी अहमद उल्लाह से एक और प्रश्न बनता है कि 1857 के विद्रोह के समय जिहाद का नारा सर्वप्रथम किनके द्वारा दिया गया? तो मौलवी अहमद उल्लाह के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 28, झांसी एवं ग्वालियर के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई। तो ये जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इनके द्वारा झांसी एवं ग्वालियर दोनों क्षेत्र से इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस के गोलघर में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था, या इन्हें प्यार से मणिकर्णिका भी बोला जाता था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो मनु या मणिकर्णिका। इनके पति का नाम गंगाधर राव था, जो कि झांसी के महाराज थे, गंगाधर राव। इनके पुत्र जो थे वो इनके द्वारा गोद लिया गया था। उनका नाम था दामोदर राव। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र को गोद लिया था, जिनका नाम था दामोदर राव। रानी लक्ष्मीबाई की मौत 17 जून 1858 को हो जाती है। लेकिन क्यों हो जाती है इसको जान लेते हैं। अब जब जनरल ह्यूरोज के द्वारा तलवार चलाया जाता है 1857 के विद्रोह को दबाने के समय में जनरल ह्यूरोज झांसी आए थे, तो उस समय दोनों के बीच जब संघर्ष हुआ और जनरल ह्यूरोज तलवार चलाते हैं तो वो तलवार रानी लक्ष्मीबाई के सर पर लग जाती है और सर पर तलवार लगने की वजह से उनकी मौत 17 जून 1858 को हो जाता है। उसके बाद जनरल ह्यूरोज के द्वारा झांसी एवं ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह को दबा दिया जाता है। जब विद्रोह दबा दिया जाता है जनरल ह्यूरोज के बारे में, तो जनरल ह्यूरोज का कहना था कि उन्होंने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि ये एक अकेली मर्द है, महिला होते हुए भी एक मर्द है।
उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को एक मर्द होने की संज्ञा प्रदान की थी। जनरल ह्यूरोज झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के बाद रानी लक्ष्मीबाई को एक अकेला मर्द होने की संज्ञा प्रदान किया था। तो चलिए दोस्तों, हम लोग रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया है। इससे आगे प्रश्न नहीं बनने वाला है, आएगा तो इसी से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 29। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना अवंतीबाई लोधी थी, जो 20 मार्च 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी। वहीं दूसरी शहीद होने वाली वीरांगना कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई। पहली अवंतीबाई लोधी और दूसरी रानी लक्ष्मीबाई थी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न संख्या 30। इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों लियाकत अली। और इलाहाबाद से विद्रोह को दबाने का काम कर्नल नील के द्वारा किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31। 1857 के विद्रोह को बरेली में किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? यानी बरेली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया था? तो इसका आंसर होगा खान बहादुर खान। और हडसन जो थे उनके द्वारा बरेली से विद्रोह को समाप्त कर दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32। फतेहपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा अजीमुल्ला। ये जो अजीमुल्ला है ये नाना साहब के निजी सलाहकार थे। इन्हीं के द्वारा फतेहपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो वहीं फतेहपुर से विद्रोह को दबाने का काम जनरल रीड के द्वारा किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्रश्न संख्या 33। मथुरा और मेरठ। मथुरा और मेरठ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया मेरे दोस्तों? तो ध्यान में रखिएगा, देवी सिंह जो थे उनके द्वारा मथुरा में और कदम सिंह के द्वारा मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ किया गया। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 34। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ बिहार के किस जगह से सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका आंसर होगा बिहार के देवघर के रोहिणी गांव से। ये वही देवघर है जो वर्तमान में झारखंड के क्षेत्र में चला गया है, लेकिन उस समय ये देवघर बिहार में ही था। और इस देवघर के रोहिणी गांव से 12 जून 1857 को 1857 का विद्रोह बिहार में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तब अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न संख्या 35। तो 35 है कि बिहार के पटना से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों पीर अली। पीर अली 3 जुलाई 1857 को पटना से इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्रश्न संख्या 36। बिहार के आरा के जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यानी जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर होगा वीर कुंवर सिंह। ये वीर कुंवर सिंह जो थे इनका जन्म 13 नवंबर 1717 ईस्वी को जगदीशपुर में हुआ था। और ये वीर कुंवर सिंह एक जमींदार थे और साथ ही साथ इन्हें बिहार का शेर भी कहा जाता है। तो वीर कुंवर सिंह से अधिकांश एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का शेर किसे कहा जाता था? तो वीर कुंवर सिंह को। जगदीशपुर से 1857 का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? तो वीर कुंवर सिंह।
इनका जन्म कब हुआ? 13 नवंबर 1777 को। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 37। 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का संघर्ष किस अंग्रेज अधिकारी के साथ हुआ? आपका आंसर होगा ली ग्रांड। ये जो मेरे दोस्तों 23 अप्रैल 1858 को संघर्ष हुआ था ली ग्रांड और वीर कुंवर सिंह के बीच में, उस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह की जीत हो जाती है, लेकिन युद्ध में वीर कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और 26 अप्रैल 1858 को ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो 23 अप्रैल को जब वीर कुंवर सिंह की जीत होती है, वहां से एक प्रश्न बनता है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 23 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मेरे दोस्तों वीर कुंवर सिंह ली ग्रांड के साथ संघर्ष में विजय हुए थे, तो इसीलिए 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे दोस्तों मैं आपको जितना पढ़ाया हूँ उसका नोट अच्छे से बना लीजिएगा। उसके बाद आप 1857 के क्रांति से जो क्वेश्चन आएगा, जो व्यक्ति आपसे पूछेंगे, आप कभी भी अपना मुंह बंद नहीं रख पाएंगे। आप अपने आप को उत्साहित कर पाएंगे कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38। अच्छा, 38 पे जाने से पहले बात कर लेते हैं कि बिहार में किनके द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया? तो विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर। विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर के द्वारा 1857 के विद्रोह को बिहार में संपूर्ण रूप से दबा दिया गया था। किनके द्वारा? विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर के द्वारा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के द्वारा किस सैनिक को लड़ाकू कहा गया? यानी किस सैनिक को लड़ाकू कहा गया था अंग्रेज के द्वारा 1857 के विद्रोह में? तो दोस्तों गोरखा, सिख और पठान, गोरखा, सिख और पठान ये तीनों जो थे, इन तीनों सैनिक को अंग्रेज के द्वारा गैर लड़ाकू कहा गया, लड़ाकू कहा गया था। क्या कहा गया था? लड़ाकू। गोरखा, सिख और पठान के सैनिक को क्यों कहा गया था? क्योंकि ये अंग्रेज के साथ थे। मेरे दोस्तों गोरखा, सिख और पठान के जो सैनिक थे वो अंग्रेज के साथ थे, इसीलिए अंग्रेज के द्वारा इन्हें लड़ाकू कहा गया था। और वहीं पर अवध, बिहार और बंगाल के सैनिक को गैर लड़ाकू कहा गया था। अवध, बिहार और बंगाल के सैनिक को गैर लड़ाकू कहा गया था क्योंकि ये इस विद्रोह में अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे थे। तो यहां से भी प्रश्न बनता है मेरे दोस्तों, किसको लड़ाकू कहा गया, किसको गैर लड़ाकू कहा गया? तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39। 1857 के विद्रोह का कारण सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा भारतीय भाषा में लिखा गया? यानी कि 1857 के विद्रोह का कारण जो था वो किस वैज्ञानिक के द्वारा भारतीय भाषा में लिखा गया? तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न संख्या 40। एक बुक था मेरे दोस्तों, उसका नाम था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो बुक था, उनके लेखक कौन थे? ये क्वेश्चन आता है कई एग्जाम में। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बुक के लेखक बी.डी. सावरकर थे। कौन है? बी.डी. सावरकर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न संख्या 41। आवर क्राइसिस, एक बुक का नाम है आवर क्राइसिस। इस बुक के लेखक कौन हैं? तो डब्ल्यू टेलर। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बुक के लेखक बी.डी. सावरकर और आवर क्राइसिस बुक के लेखक डब्ल्यू टेलर।
तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया मेरे दोस्तों कि 41 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1857 के क्रांति में के या 1857 के विद्रोह से किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, एसआई हो, या फिर एसएससी हो, रेलवे हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यदि किसी में प्रश्न आएगा तो इसी 41 प्रश्न में से ही प्रश्न आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि ये 41 प्रश्न आप याद कर लीजिएगा, और जहां भी 1857 की चर्चा होगी आप अपने आप को वहां रोक नहीं पाइएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने अच्छे से इस 41 प्रश्न को देख लिया और अच्छे से समझ लिया। उम्मीद करता हूं कि क्लास में ही आप लोगों को याद हो चुका होगा। तो अब हम इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि ये लेक्चर वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है। आप लोग को भी पढ़ने में ज़्यादा लंबा लेक्चर मज़ा नहीं आता होगा, ये मैं जानता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए मेरे दोस्तों अगले लेक्चर में मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगले लेक्चर में हो सकता है तो हम बंगाल के गवर्नर जनरल और वाइसराय के रूप में लेक्चर को लेकर आएंगे, या तो सिख धर्म से रिलेटेड लेक्चर को आगे लाएंगे। इसी दोनों में से कोई एक लेक्चर हम आगे लाएंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं, और जय हिंद, जय भारत।